हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th के हिस्ट्री के सेक्शन से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, चाहे एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ये आपको मार्क्स देने वाला चैप्टर है। बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। सो प्लीज फोकस होकर के पढ़िएगा, फोकस होकर समझिएगा। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स का एक सीरीज लेकर आऊंगा जिससे कि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। कोशिश करूंगा जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल मैनर में आपको ये सारी चीजें मैं समझा सकूं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा और हम जानेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो करें शुरू। तो चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से वो है कि नेशनलिज्म क्या होता है। इट इज एन इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन 1 आता है कि नेशनलिज्म आखिर होता क्या है। चैप्टर में तो आ गया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो नेशनलिज्म क्या। ओके, और चलो नेशनलिज्म तो बाद में सोचेंगे, पहले ये बताओ नेशन क्या है ना। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नेशन क्या होता है, कंट्री क्या होता है। तो नेशन बेटा वो एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसकी डेफिनाइट बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, जिसकी एक फिक्स बाउंड्री होती है, बॉर्डर होती है, और उसके अंदर लोग रहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से है, जिनका खुद का कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारे वो क्या करते हैं, एक तरीके से एंजॉय करते हैं, या उनके पास ये कॉमन सिस्टम्स होते हैं। तो ये नेशन होता है। तो अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि नेशनलिज्म क्या है। तो नेशनलिज्म भी सेम ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि जब लोगों को ये चीज रियलाइज होने लग जाती है कि वी आर वन, ब्रदरहुड वाला जो फीलिंग आता है वो होता है एक तरीके का नेशनलिज्म। यहां पर लिखा हुआ है कि नेशनलिज्म कोई ऐसा फिजिकल चीज नहीं है, इट इज अ सेंटिमेंट, इट इज अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ थॉट और एक फीलिंग है। तो व्हाट इज इट? इट इज अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड। ये एक लव और प्राइड का फीलिंग है या सेंस है, किसके लिए? देश के लिए। ओके, सो इट इज अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड। जब आपको महसूस होने लगे कि हाँ हमारे देश ने कुछ किया, जैसे कई बार हम थिएटर्स में जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो वहां पे सबसे पहले नेशनल एंथम होता है। तो जैसे नेशनल एंथम हो रहा होता है ना, तो वहां पे हमारे गूज बम्स होने लग जाते हैं। या फिर हम कभी भी कोई झंडा लहराता हुआ देखते हैं ना, तो हमें लगता है, फीलिंग आती है यार नेशन। या फिर कई बार 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इस तरह का जो सेंटिमेंट होता है या उस दिन का जो फीलिंग होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। उस दिन लगता है कि हाँ हमारे देश के लिए हमें कुछ करना है, हमारा देश कुछ है, ठीक है। तो ये वाला जो कलेक्टिव जो फीलिंग है, ये वाला देश के लिए जो सेंटिमेंट है, ये कैसे लाया गया लोगों में, कैसे आई ये चीज, इसी को हम जानेंगे इस चैप्टर में कि यूरोप के अंदर ये चीज लोगों के दिमाग में कैसे आई। क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत ही वाइड सिचुएशन थी, अलग अलग किंगडम्स के जो रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे। वहां पे लोगों के बीच में बिलोंगिंगनेस थी नहीं, कोई कॉमन बिलोंगिंगनेस नहीं थी। सो क्या हुआ वहां पे, तो उसी को हम जानेंगे। तो पहले यहां पर ये समझें आप, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म इज अ सेंस या फिर फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर वंस कंट्री, किसी के कंट्री के लिए। अच्छा, नेशनलिज्म के बाद में हमें समझना यह भी जरूरी है कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आने से पहले किस टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम वर्क करता था। सो यहां लिखा हुआ है नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ यूरोप में 19th सेंचुरी के दौरान, एंड इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, इकोनॉमिकल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए। बट ये जो चेंजेस आए, तो विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट दे वर एक्चुअली हैविंग एट दैट टाइम, उस टाइम पर कौन सी गवर्नमेंट थी। तो नेशनलिज्म की जो आइडिया आए, तो उनके साथ में ये चेंजेस भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट उस टाइम पर कौन सी गवर्नमेंट वहां वर्क करती थी, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे वर हैविंग। ओके, सो यहां पर देखो, यहां पर बोला 19th सेंचुरी। तो पहले ही कंसेप्ट बता देता हूं। 19th सेंचुरी का मतलब होता है कि आप 1800 से स्टार्ट करेंगे ना, 1899 तक जाएंगे, ये याद रखिएगा आप। और जैसे ही दिसंबर आ जाएगा, 31st ऑफ दिसंबर 1899, और ये यहां पर 1900 हो गया, तो ये सेंचुरी बदल जाएगी, और वो सेंचुरी कौन सी हो जाएगी? 20th। ये बहुत सारे बच्चों को छोटी चीज पता नहीं होती, इसलिए मैंने बता दी। चलिए, तो देखते हैं वहां पर किस तरह की फॉर्म थी। वहां पर था एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म बोले तो जिसको कोई नहीं रोक सकता हो, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता हो। द पीपल, जिनके पास में सारी अथॉरिटीज होती हैं, सारी पावर होती हैं। तो क्या था? द गवर्नमेंट और द सिस्टम ऑफ रूल्स दैट हैज अनरेस्ट्रिक्टेड पावर।
एक ऐसी गवर्नमेंट या लोगों का रूल जिनके पास में अनरेस्ट्रिक्टेड पावर होती है, एक्सट्रीम पावर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूटिज्म। और क्या होता है इस तरह की सिस्टम में? दिस सिस्टम और दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। नेवर दे हैव एडवाइस फ्रॉम एनीवन, वो कभी भी एडवाइस नहीं लेते, कभी भी कोई चीज पूछ के नहीं करते, या उनको जैसा ठीक लगता है वो सारी चीजें वो ही करते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो एब्सोल्यूटिज्म होता है। 19th सेंचुरी यूरोप में भी इसी तरीके का सिस्टम था, जिसका एक एग्जाम्पल है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो मोनार्क्स होते हैं ना, जो राजा होते हैं, वो एब्सोल्यूट होते हैं। क्या राजा किसी से पूछ के काम करेगा? राजा को तो ठीक है, वो राजा है भाई, फिर मतलब ही क्या हुआ अगर उसको भी किसी से पूछना पड़ेगा। तो जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। तो इसमें क्या हुआ, 19th सेंचुरी में यूरोप में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। सो इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो बेटा हमेशा पावर सेंट्रलाइज रखती है, मतलब एक ही पर्सन के पास में सारी पावर होगी। इसकी जो आर्मी होगी वो भी किसी एक ही पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। साथ ही इनका जो फॉर्म होता है, जो तरीका होता है, वो रिप्रेसिव होता है। रिप्रेसिव का मतलब यहां पर आप कह सकते हो हमेशा अपने आप को ऊपर रखना और दूसरे लोगों को दबा के रखना। इस तरह का आइडियोलॉजी होता है इनका, इस तरह का इनका वर्क होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे एब्सोल्यूटिज्म का एक एग्जाम्पल जो यूरोप के अंदर वर्क कर रहा था, दैट वाज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड यहां पर इनका जो सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था, मिलिटराइज था और रिप्रेसिव था। गॉट इट? चलिए, अच्छी बात है। आगे देखिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके सामने। यहां पर एक पर्सन का नाम दिया गया है जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरो। तो फ्रेडरिक सोरो जो है वो बेसिकली कौन है? ही वॉज एन फ्रेंच आर्टिस्ट। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने क्या किया, 4 प्रिंट की एक सीरीज बनाई। इसने 4 प्रिंट्स बनाए। ये तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर जब अपना स्टार्ट होता है तो वहां पर मेंशन है, बाकी ये 4 प्रिंट्स इसने बनाए थे। और इसने ये प्रिंट कब बनाए थे? तो क्वेश्चन आ जाता है, आंसर होगा 1848 में। याद रखें, कब बनाए थे चारों प्रिंट्स? 1848 में। अच्छा, ये प्रिंट इसने बनाए क्यों थे? ये चाह रहा था कि विजुअलाइज करे, उसने अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज किया, उसने अपने ड्रीम्स को एक शक्ल दी कि वर्ल्ड अगर बनता है, अगर वर्ल्ड पूरा का पूरा वर्ल्ड बने और वहां पे सिर्फ डेमोक्रेसी हो, वहां पे सिर्फ सोशल रिपब्लिक्स हो, इस तरह का इसने ड्रीम रखा। इस तरह का इसने अपने ड्रीम्स को विजुअलाइजेशन करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक हो जाए या रिपब्लिक्स हो जाएं तो वो कैसा कैसा होगा उस टाइम पर। तो इसका एक 4 प्रिंट का ये सीरीज है, बहुत अच्छा है। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपसे पूछ सकता है कि फ्रेडरिक सोरो कौन थे? तो ही वॉज एन फ्रेंच आर्टिस्ट। 1848 के अंदर इसने क्या किया था, एक तरीके का 4 प्रिंट का सीरीज बनाया था। प्रिंट का मतलब फोटोज, पिक्चर्स, ओके। और इसने क्या करने की कोशिश करी, इसने अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करवाने की कोशिश की। यहां पर मैंने 2 वर्ड बोले, एक वर्ड बोला मैंने डेमोक्रेसी और एक वर्ड बोला रिपब्लिक। आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है, आप सारी चीजें सुनते हो, चीजें सुनने के बाद में उनके बारे में मतलब पता नहीं होता। हिस्ट्री इसलिए हमें टफ लगती है कि हमें चीजों का मतलब पता नहीं होता। तो मैंने कहा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, तो रिपब्लिक्स एंड डेमोक्रेसी के अंदर अंतर क्या, ये अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको भी नहीं पता होगा। सो कोशिश करते हैं इसके बारे में भी समझ ले पहले थोड़ा सा कि डेमोक्रेसी, तो देखो भैया आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव आगे चल के गवर्नमेंट को बनाते हैं। यही होता है। जैसे हम डेमोक्रेसी के अंदर है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगी एंड ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे आगे चल के गवर्नमेंट बनाएंगे, ऐसे होता है ना। अच्छा, रिपब्लिक क्या होता है? तो रिपब्लिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर president's rules and politician elected by the people and there is no king or queen। बहुत सिमिलर से लग रहे हैं ना। यहां पर जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री है, यहां पर जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल है। लेकिन एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर राजा और रानी का रूल नहीं होना चाहिए। तो जहां पर राजा और रानी रूल नहीं करते हैं वो होता है आपका बेटा रिपब्लिक। ठीक है, हमारा जो देश है वो रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट रूल तो करता है लेकिन वो इनडायरेक्ट मैनर में रूल करता है। दूसरा, हमारे यहां किंग और क्वीन तो रूल करते ही नहीं है। एक और चीज है कि हम सबको ये मौका मिला है कि आप अपनी खुद की गवर्नमेंट बना सकते हैं, चूज कर सकते हैं।
एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, चलिए होपफुली चीज समझ में आ गई होगी, देखते हैं आगे। सो अब हम इसको अगर देखें, थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो ये वाला फोटो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है और इसको ही हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाह रही है फोटो तुमसे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं, लेट्स हैव अ लुक। ये गॉट इट, ये वो फोटो है, कलर्ड भी कर दी, थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो ये वो फोटो है जिसको हमें समझना है, स्टडी करना है, ठीक है। चलो पहले तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो एक प्रोसेशन है, एक रैली टाइप है जो यहां से आ रही है, इतनी बड़ी सारी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं। अच्छा देखो यहां पर ये जो आदमी है इसने क्या पहन रखा है, अलग से कोट पहन रखा है जो थोड़ा लंबा है। इसके पास में ये देखो एक आदमी यहां पर है जिसने अलग तरीके का कॉस्ट्यूम पहन रखा है, यहाँ पे झालर टाइप है और थोड़ा सा कोट और भी लंबा है। इसके बाद में देखो यहां पर एक आदमी देखें तो इसने नी ब्रीचेस पहन रखा है, हाफ जो कैपरे होता है ना वैसा कुछ पहन रखा है। लेडीज के साथ भी है, किसी ने गाउन पहन रखा है, किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और। इसका मतलब ये मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर अलग अलग काइंड के लोग हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। साथ ही और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊं ना मैं, तो देखो यहां पर फ्लैग भी हैं अलग अलग। क्या मतलब है इसका, चलो भाई डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर फ्रेडरिक सोरो ने क्या किया, फ्रेडरिक सोरो ने एक प्रिंट बनाया और इस प्रिंट के अंदर उसने अलग अलग नेशंस को दिखाने की कोशिश की और हम देख पा रहे हैं अलग अलग नेशंस के लोग। क्यों, इनकी कॉस्ट्यूम से हम पहचान पा रहे हैं, इनके फ्लैग से पहचान पा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ऊपर कौन है, जो जीसस हैं वो हैं, फेरीज हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये वो सारे लोग हैं। अब वन बाय वन देखते हैं इस फोटोग्राफ में और क्या बताया आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अच्छा इसका मतलब क्या था, इस प्रिंट का नाम क्या था, इस प्रिंट का नाम था द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये इस फिगर का नाम है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि जो फ्रेडरिक सोरो ने प्रिंट बनाया था और जो प्रिंट, क्योंकि ऑफ कोर्स इसी के बारे में पूछेगा, रेस्ट ऑफ द थ्रीज के बारे में तो पूछेगा ही नहीं, तो ये जो फिगर बनाया था इसका नाम क्या था, तो था द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन द नेशंस एंड अ प्रिंट बाय द फ्रेडरिक सोरो इन 1848। ये जो प्रिंट है प्रिपेयर किया गया है फ्रेडरिक सोरो के थ्रू। तो आपका नाम क्या है, इस प्रिंट का नाम क्या है, वापस से बोल रहा हूं, इस प्रिंट का नाम है द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन द नेशंस। दैट्स इट। कब बना, 1848 में, याद रहेगा। चलो और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। देखो भाई ये जो फर्स्ट प्रिंट है ये शो करता है मैन एंड विमेन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका ऑफ ऑल एजेस ग्रुप, ऑल डिफरेंट क्लासेस, मार्चिंग एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यहां पर ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाया गया है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। वो प्रोसेशन दिखाया था तुम्हें, देखो प्रोसेशन पूरा का पूरा कहां रहा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहा है। क्यों, होमेज के लिए। होमेज मीन्स उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ अमेरिका हो, यूरोप हो, हर क्लास ग्रुप के, हर सोशल ग्रुप के लोग आ रहे हैं एंड दे वर ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बियर्स a torch of enlightenment in a one hand and the charter on the right hand। यहां देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो इसके हाथ में आपको एक बुक दिखेगी, एक ऐसे इसने होल्ड कर रखा है इस तरह से। तो ये जो बुक दिखेगी आपको इस तरह से, वो पेजेस उसके खुले हुए हैं। तो ये बुक क्या है, चार्टर है। एंड ये वाला जो टॉर्च है, आप फॉर श्योर इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और ये जो टॉर्च है बेसिकली ये एनलाइटनमेंट का टॉर्च है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। आगे देखिए भाई, इसने बोला ये एक हाथ में तो टॉर्च पकड़े हुए है एनलाइटनमेंट का, जागृति का, ज्ञान का, कुछ भी बोल लो। दूसरी तरफ चार्टर है, तो चार्टर क्या होता है, ये जो चार्टर है बेसिकली राइट्स हैं लोगों के लिए, स्पेशली मैन के लिए। क्यों, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, कि इनको फ्रीडम है अब बोलने की, इक्वेलिटी है लॉ के सामने, नो डिस्क्रिमिनेशन दे विल फेस नाउ। तो ये वाली चीज उसमें दिखाई गई, ठीक है भाई। और क्या दिखाया गया, लेट्स हैव अ लुक। और क्या चीज उन्होंने दिखाई, सो यहां पे shattered remains of the symbol of absolute institutions lie on the ground in the foreground of this image। इस इमेज के नीचे की तरफ आपको देखो फटे हुए कागज के टुकड़े दिखेंगे। यहां पर देखो गौर से कि आपको एक क्राउन भी दिखेगा। क्राउन तो ऑब्वियसली राजा का ही होगा।
तो यहां पे आपके पास में शटर्ड रिमेन्स है, फटे हुए कागज के टुकड़े हैं, जो कि सिंबलाइजेशंस हैं किसके, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन कौन सा था उस टाइम पर, मोनार्की तो था, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। और कहां दिख रहा है हमें ये, इस फोटोग्राफ के ग्राउंड के अंदर। गॉट इट, कितना सिंपल है, आपको ये बताना है आगे। आगे देखिए, जो फ्रेडरिक सोरो है बेटा जी, फ्रेडरिक सोरो ने ये जो विजन किया है, ये जो एक सोचा था, ये जो थॉट दिया था, ये थॉट क्या था, ये थॉट बेसिकली उसका एक यूटोपियन वर्ल्ड का इमेजिनेशन था। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ल्ड जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। यूटोपियन वर्ल्ड मीन्स एक ऐसा समाज, एक ऐसा संसार जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट इज अ विजन कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरो ने अपना यूटोपियन वर्ल्ड शो करने की कोशिश की है इन प्रिंट्स के थ्रू, और एक ऐसी, और ये होता क्या है, एक आइडियल सोसाइटी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरो's यूटोपियन विजन, पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, नेशनल कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल। तो यहां पे अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए लोग हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ प्लेज कर रहे हैं, एक साथ मार्च कर रहे हैं टूवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड गिविंग होमेज टू हर, ओके, और उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। इसमें आप अलग अलग लोगों को देख सकते हो, अलग अलग नेशंस को देख सकते हो, उनके फ्लैग से पहचान सकते हो, उनके कॉस्ट्यूम से भी आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो ये चीजें इसमें बताया। और क्या बताया, लेट्स हैव अ लुक। मैंने आपको बताया कि ये सारे अलग अलग नेशंस हैं। अब समझना, इस प्रोसेशन को, इस पूरी रैली को जो लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड क्यों बताया गया, मतलब यहां पर ये जो लोग कलेक्टेड है ना, ये क्यों, तो ये बेटा ये वो स्टेट्स थे, ये वो जगह थी जो अब एज अ नेशन स्टेट्स अपने आप को रिकॉग्नाइज कर चुके थे। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंट्री जहां पर जो लोग होते हैं उनके जो बिलीव्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो ब्रदरहुड को हमेशा फॉलो करते हैं। आप सोचो ना, आप किसी कंट्री में गए, आज चलो अपने कंट्री की बात करो, आप अमेरिका घूमने गए, अमेरिका के अंदर आपको कोई हिंदी बोलता हुआ मिल गया, तो अल्टीमेटली आपके और उसके जो सेंटिमेंट्स होंगे वो मैच करेंगे, आप उससे बात करना चाहोगे, ऐसे ही होगा ना, आप ज़्यादा कंफर्टेबल उसके साथ होंगे इंस्टेड ऑफ किसी फॉरेनर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वो नेशन स्टेट्स थे जहाँ के लोगों का जो कॉमन बिलीव था, वो एक साथ रह रहे थे, ब्रदरहुड को फॉलो कर रहे थे। अल्टीमेटली वो एक जियोग्राफिकल एरिया में अपने आप को कन्वर्ट कर चुके थे, जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेशंस रखते थे। उन लोगों को पता था कि हमारा नेशन क्या है और उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ देखी। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कहूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुका था, फ्री कर चुका था, और एक अपना बॉर्डर उसने तय कर लिया था। साथ ही स्विट्जरलैंड के साथ भी यही किस्सा था। नाउ ये अपने आप में फ्री थे, किसी के अंडर में नहीं, सॉवरेन थे मतलब अल्टीमेटली, ठीक है। आगे देखिए, अब ऐसे में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब फ्रेडरिक सोरो ने ये जो प्रिंट बनाया था ना, इस प्रिंट में इसने जर्मनी को दिखाने की कोशिश की। ये जो फ्लैग है रिलेट करता है जर्मनी से, ठीक है। इसने जर्मनी को दिखाने की कोशिश की है, और एक फ्रांस को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन फ्रांस तो कहाँ पहुंच गया है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे, और जो जर्मनी है वो बस पहुंचने वाला है। ये बात है 1848 की, लेकिन उस टाइम पर जो जर्मनी था वो नेशन स्टेट नहीं बना था। तो इट इज रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट कि फ्रेडरिक सोरो को कैसे पता चला कि जर्मनी अब यूनिफाइड हो जाएगा, जर्मनी भी एक नेशन स्टेट बन जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी? चलिए आगे ऊपर से बताता हूं मैं कि फ्रांस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ट्राई कलर फ्लैग लेकर के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि जो फ्रांस है वो नेशन स्टेट लगभग बन चुका है, ठीक है। और यहां पर जो लोग हैं, फ्रांस के लोगों को फॉलो किया जा रहा है जर्मनी के थ्रू। इन्होंने ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर का फ्लैग पकड़ा हुआ है, और इसका मतलब है कि अब जर्मनी भी नेशन स्टेट बनने वाला है। बट ये चीज उसको कैसे पता चली, फ्रेडरिक सोरो को ये चीज कैसे पता चली कि जर्मनी वहां पर अब फ्री होने वाला है, नेशन स्टेट बनने वाला है? इंटरेस्टिंग है ना। तो यही चीज थी, और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि फ्रेडरिक सोरो का ये प्रिंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया बाय दिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो भी फ्लैग्स हमने देखे, ये लोगों को नेशन स्टेट बनाने के लिए एक तरीके से इंस्पायर कर रहे थे। द फ्लैग दे कैरी सिंबलाइजेस पीपल इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फ्लैग्स हैं, अच्छा देखो, ये इटली के फ्लैग से कितना रिजेंबल करते हैं ना।
तो इसी चैप्टर के अंदर आएगा इटली यूनिफिकेशन एंड जर्मन यूनिफिकेशन। तो कितना रिजेंबल करते हैं, सोचो फ्रेडरिक सोरो ने कितना दिमाग लगाया होगा, कितना सोचा होगा, कितना उसको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लैग्स जो भी ये कैरी कर रहे हैं वो एक तरीके से नेशनल सेंटिमेंट्स को कैरी कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये प्रोसेशन चल रहा है, डेमोक्रेसी के लिए ये प्रोसेशन चल रहा है। German people are followed by the people of Austria, Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. इटली भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों को, जर्मन लोगों को बेसिकली उन किंगडम्स के लोग क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये निकालेंगे ना कि ये लोग भी अब उसी वे में थे, उसी रास्ते पे थे जहां पर ये डेमोक्रेसी को गेन कर लेंगे। चलिए और देखिए, They have been used to show fertility among the nations of the world. ये जो विजन है, ये जो फोटो है, या ये जो सिचुएशन हमने देखी यहाँ पे, इसको जो समझ रहे हैं हम, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि दुनिया गोल है, दुनिया एक है, सारे लोग एक साथ भाईचारे के साथ रह सकते हैं, फर्टिलिटी के साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया कि दे हैव बीन यूज्ड टू शो, ये यहाँ दिखाना चाह रहे हैं फर्टिलिटी, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड की फीलिंग अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर नेशन के साथ, दुनिया के हर नेशन के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे कि हम साथ एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। और ऐसा यूरोप में हुआ भी था। एक चीज और बता देता हूं इसमें थोड़ी सी छोटी सी, यहां पर जीसस दिख रहे हैं आपको, देखो ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहे हैं ना, ब्लेसिंग्स किसके ऊपर है, इन सब के ऊपर है। देखो यहां पर बहुत सारी फेरीज भी हैं, ये फेरीज क्या कर रहे हैं, अच्छा ये देखो यहाँ फ्लावर गिर रहे हैं, ये भैया कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। अब ये क्या है, दे आर हैप्पी। फ्रेडरिक सोरो ने बताने की कोशिश की कि ऊपर ये सारे लोग जो देख रहे हैं ना, भगवान का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, बिकॉज वी आर डूइंग गुड थिंग्स, हम अच्छी चीजें कर रहे हैं। और एक तरीके से ये हमें क्या कर रहे हैं, ये हमें एक तरीके से ग्रीट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, आओ आगे बढ़ो। और गॉड भी दिखाया, फेरीज भी दिखाई, लोग बहुत हैप्पी हैं, ऊपर से फ्लावर भी गिरा रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें इसने विजुअलाइज की है। ये इस फोटोग्राफ का एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट था। और इस फोटोग्राफ में हमने ये समझने की कोशिश की कि फ्रेडरिक सोरो का विजन क्या था टूवर्ड्स द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड विजन क्या है इसका, होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। छोटा सा स्वीट सा लेक्चर जिसमें हमने हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है और इससे धीरे धीरे जुड़ते हुए सारे हम कड़ियों को जोड़ेंगे और एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।